इस टाइम पर यूएस और ईरान के बीच में जो वॉर हो रही है, उससे इंडिया को क्या अब कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, इस पे हमें इस टाइम पे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत दिनों तक ब्रैग किया कि मैं तो वॉर के खिलाफ हूँ, मैं पीस में बिलीव करती हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ हम पे इसलिए भी लगाया क्योंकि हम रशिया से तेल खरीदते थे और वही तेल से रशिया वॉर फंड करता था। सोचिए, वॉर के लिए उन्होंने कितना कुछ बोला। हर बारी अपनी प्रेसिडेंटशिप से लेके अभी तक कम से कम 1 डेढ़ साल तो हो ही गया होगा। उन सब चीजों के बीच में डोनाल्ड ट्रंप हमेशा क्या बोलते थे कि मैंने 8 वॉर खत्म की है। तो 9वीं वॉर उन्होंने खुद कैसे शुरू कर दी? जी हाँ, जॉइंट मिलिट्री वॉर अटैक किया गया है। आपका ये इजराइल ने किया है और यूएस ने साथ मिलकर ईरान के ऊपर अटैक किया है। ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट आज का नहीं है, बहुत टाइम पहले का चल रहा है। इनफैक्ट जब इजराइल और गाजा की वॉर चल रही थी, उसके पहले इजराइल और यूएस ने साथ मिलकर ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी उसको भी बर्बाद करने की पूरी कोशिश की थी। यूएस बहुत टाइम से कह रहा है कि तुम एक काम करो, तुम एक अपनी जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है उसको आगे मत बढ़ाओ। तुम क्यों बढ़ा रहे हो? मुझे लगता है कि मेरी कंट्री के लिए ये थ्रेट की तरह काम करेगा। ईरान कहता है कि मैं ये जो न्यूक्लियर एसिड अपने लिए बना रहा हूँ, ये मैं अपनी कंट्री की नेशनल सिक्योरिटी के लिए कर रहा हूँ, तो इससे तुम्हें क्या इशू है? पर यूएस इस चीज पे बहुत ज्यादा डिटरमिन्ड हो चुके हैं कि हमें न्यूक्लियर ईरान की न्यूक्लियर एसिड को आगे बढ़ने नहीं देना है और इस पूरे कदम में उनका साथ दे रहे हैं इजराइल। इजराइल और ईरान की भी लड़ाई बहुत पुरानी चली आ रही है। इनफैक्ट आपको मैं बता दूं, हमास और हजबुल्ला का पूरा सपोर्ट ईरान को मिलता है। इतना ही नहीं, जब पैलेस्टीन या फिर मैं बोलूं पूरी गजा सिटी पे इजराइल इस तरीके से मास एक्सोडस कर रहे थे, इतने लोग, इतने तादाद में लोगों को मारा गया था, उस टाइम पे अगर गाजा के साथ कोई खड़ा था तो वो ईरान ही था। अब यहाँ पर इन लोगों ने अपनी वॉर फिर से शुरू कर दी है। अभी यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप दो तीन तरीके की बातें कर रहे हैं। एक तरफ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं वहां के सिटीजन्स को, तुम एक काम करो, तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, या तो तुम कहीं छुप जाओ क्योंकि मैं तो बॉम्बार्डमेंट्स करूंगा ही इस गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट फैसिलिटीज के ऊपर और इन सब चीजों के ऊपर, ठीक है, तुम छुप जाओ कहीं। या तो दूसरी चीज, तुम मेरी हेल्प करो और इस गवर्नमेंट को गिरा दो और दूसरी गवर्नमेंट ले आओ। ईरान का जो ऑपोजिशन में लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उनका डोनाल्ड ट्रंप के साथ बहुत अच्छे संबंध है, तो वो चाहते हैं कि वो अब ईरान में प्रेसिडेंटशिप ले ले और खमीनी की जो पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको नीचे गिरा के दूर फेंक दिया जाए। ईरान के अंदर वैसे भी बहुत तरीके के अनरेस्ट चल रहे थे। ईरान में खमीनी के रजीम्स को लेके, इस्लामिक कंजर्वेटिव चीजों को लेके, वहां पे फालतू की मॉरल पुलिसिंग, इन सब चीजों के ऊपर पहले से ही लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और प्रोटेस्ट इतना बढ़ गया था कि ईरान में पूरी इंटरनेट वगैरह बंद करनी पड़ी। उसके अंदर कितने लोगों की जाने गई, उन लोगों के साथ क्या हुआ, पूरी दुनिया में कोई खबर नहीं है। इस पूरे टाइम में डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के लोगों को भड़काने की बहुत कोशिश की। उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और साथ ही साथ खमीनी को ये भी बोला कि अगर एक भी प्रोटेस्टर मरा तो यूएस किसी को भी नहीं छोड़ेगा। उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप ये सब भूल गए जब ईरानियन ने उनको जरा सा भी तवज्जो नहीं दिया। अब जब ये पूरी कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी तब ईरान और सॉरी यूएस और इजराइल ने सोच लिया कि इस बार हम अटैक करके ही रहेंगे। और अब इस पूरे अटैकिंग की जोन में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एक वॉर सामने आके खड़ी हो चुकी है। अब इस वॉर की ना कुछ अलग अलग तरीके की चीजें बता देता हूँ। इस वॉर के अंदर आपको एक चीज समझ में आएगी। इस वॉर में यहाँ पर आपको ये समझ में आएगा कि ईरान कोई छोटी कंट्री नहीं है। ईरान ऑलरेडी बहुत बड़ी कंट्री है। ईरान का जो एयर स्पेस है उसको पूरा का पूरा खत्म करने में यूएस को टाइम लगेगा। ये वॉर बहुत लंबी वॉर है और प्लस यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अब ये भी सोच रहे हैं, मुझे लग रहा है कि उनका इम्पीचमेंट की घड़ी पास आ रही है। नवंबर में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप या फिर मैं बोलूं अमेरिका के अंदर मिड टर्म इलेक्शन है जिसमें रिपब्लिकन्स कंटेस्ट करेंगे। अब जिस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट भी अमेरिका ये डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ है, सारे बिजनेसमैन, टाइकून, सब बहुत लोग, प्लस एप्स्टीन फाइल की जो खबरें आई हैं उसके बाद से भी लोग डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बात कर रहे हैं। तो उसके बाद से उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमें ये समझ में आ रहा है कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर एक तरीके से कहते हैं ना कि अब बस जाने ही वाला हूं तो जो मन में आ रहा है वो कर देता हूँ, ऐसी वाली सिचुएशन हो गई है। प्लस दूसरी ओर वो उस नाव पे भी सवार है कि कितना कुछ कर दूं ताकि अमेरिकन इंप्रेस हो जाए। तो बार बार अमेरिकन को ये बता के कि तुम्हारी नेशनल सिक्योरिटी में इश्यूज आ रही है, ये सारी कंट्रीज तुम्हारे खिलाफ एक्ट कर रही है, इनको हटाना जरूरी है। बार बार ये ऐसे अलग अलग जगहों पे अटैक्स करते जा रहे हैं। ये पहली वॉर थोड़ी ना है। इसके पहले इन्होंने दिन दहाड़े रात में अपनी सेना को लेकर वेनेजुला के जो प्रेसिडेंट है उनको किडनैप करा लिया और अभी तक उनको कस्टडी में रखा हुआ है और वो कब छूटेंगे, क्या होगा, कोई अता पता नहीं है। उसके बाद से इनकी नजर ग्रीनलैंड पर भी थी। ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहा था लेकिन अब ईरान के साथ पूरी फाइट होना शुरू हो गई है। अब आप एक चीज समझिए, यहाँ पे यूएस के साथ इजराइल भी है। यूएस और इजराइल दोनों के अच्छे कनेक्शन है इंडिया के साथ, ठीक है, लेकिन इंडिया की ईरान के साथ भी अच्छे कनेक्शन है।
अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आएगी कि जो हम मल्टीपोलरिज़्म में भरोसा करते हैं एज़ एन इंडियन, वो दिक्कत देगा। अब ईरान और यूएस ये भी कह सकता है कि अब 2 हेवी इन्वेस्टेड कंट्रीज़ है हमारे पास, जिससे हमको बहुत व्यापार आता है। तो वो कहेंगे कि तुम हम पे भरोसा करो, तुम हमारी साइड लो। यहाँ पे ईरान कह देगा कि हमारे साथ भी तुम्हारे डिप्लोमैटिक टर्म्स रखने चाहिए तुम्हें, ये वो। तो अब इस पूरे सिचुएशन में इंडिया ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस लेगा या फिर अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ जाएगा? वैसे अगर ऐसी पहले भी कोई सिचुएशन हुई है तो इंडिया ने हमेशा अपना स्टैंड क्लियर रखा है। जब इज़राइल और गज़ा के बीच में भी पूरी वॉर चल रही थी, तो उन्होंने गज़ा के ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के लिए बहुत जगहों पे यूएन में अपील्स की हैं। इतना ही नहीं, अगर मैं आपको बता दूँ, तो इंडिया ने हमेशा से टू स्टेट थ्योरी में बिलीव किया है कि इज़राइल अपनी एक कंट्री बने, पैलेस्टीन को अपना एक ऑटोनॉमस स्टेटस मिले, ठीक है? अब यहाँ पर इस पूरे सिचुएशन के अंदर एक ईरान है जिसके अलायंस बहुत अच्छे पाकिस्तान से भी हैं, टर्की, इन सारी कंट्रीज से भी हैं। अब दूसरी जगह पे इंडिया के जो अभी रिसेंटली इज़राइल के साथ संबंध बने, उसके बाद से ये वॉर हो जाना, इसके बाद से इसमें इंडिया का क्या स्टैंड होना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देखना। अब आप एक और चीज़ भी यहाँ पे देखेंगे कि इंडिया एज़ एन ऑब्जर्वर गया था आपके ये गाज़ा पीस बोर्ड में, पर ईरान को तो इनवाइट भी नहीं किया गया, जबकि सारे मिडल ईस्ट के जो कंट्रीज़ हैं, इन लोगों ने तो इतनी पहल भी नहीं की थी वॉर खत्म करने के लिए, कतर को छोड़ के। लेकिन ईरान एक ऐसी कंट्री थी जो अपनी मिलिट्री फोर्स लेके खड़ी थी कि पैलेस्टीनियंस को कुछ भी नहीं होने देंगे, और उसके बावजूद भी मिडल ईस्ट ने उनको धोखा दे दिया। तो ईरान को धोखा तो हर जगह से मिल रहा है, लेकिन अब इंडिया से भी अगर धोखा मिल गया, तब तो वो चारों खाने चित हो जाएँगे। लेकिन जिस हिसाब से अटैकिंग ज़ोन्स आगे बढ़ रहे हैं, उससे ये पता चल रहा है कि यूएस कितना खतरनाक होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। देखिए, वहाँ पे अगर गवर्नमेंट गिरानी थी, तो गवर्नमेंट गिराने के बहुत तरीके होते हैं, लेकिन वॉर कर देना वो भी इस वजह से क्योंकि कोई अपना न्यूक्लियर एसिड बना रहा है। देखिए, पिछली बार भी उन्होंने अपना जॉइंट ऑपरेशन किया ही था, जिससे उन्होंने बहुत सी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को खत्म किया था। इस बार भी सिमिलर चीज़ की जा सकती थी, पर इस बार इतनी बड़ी वॉर करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस बार डोनाल्ड ट्रम्प के दिमाग में पूरा का पूरा ईरान को कब्ज़ियाने का प्लान है। देखिए, जैसे उन्होंने वेनेज़ुएला को कब्ज़ियाया, अब वेनेज़ुएला को अपने उनके प्रेसिडेंट को और उनकी वाइफ को अभी तक कस्टडी में रखा हुआ है, और खुद ही अपने आप को सेल्फ वहाँ का प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया। किसी ने अभी तक वो स्टेटस नहीं दिया है। वेनेज़ुएला की पार्लियामेंट ने भी स्टेटस नहीं दिया। अपने आप को खुद ही वो मान के वो बैठे हुए हैं। दूसरी जगह पे हम एक चीज़ और देख रहे हैं, अब यहाँ पर ईरान के साथ ये सब चीज़ें हो रही है। अब देखिए, इज़राइल का तो पहले से ही ईरान के ऊपर बहुत ज़्यादा एग्रेशन है। इज़राइल इनफैक्ट हेक्सागन ऑफ अलायंसेस जो बना रहा है इंडिया, ग्रीस, साइप्रस, इन सारी कंट्रीज़ के साथ, वो इसलिए भी बना रहा है ताकि वो पाकिस्तान, टर्की, ईरान, इन जैसी कंट्रीज़ के खिलाफ बात कर सके जो एकदम इस्लामिक रैडिकल्स हैं, और इस वजह से वो ये सब चीज़ें कर रहा है। लेकिन इंडिया ने जो अभी डील साइन की है, अभी तक हेक्सागन ऑफ अलायंसेस का पार्ट नहीं बनी है इंडिया, पर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पार्ट बनने में भी। लेकिन यहाँ पे एक बेहतर क्वेश्चन इस टाइम पे ये उठ रहा है कि इंडिया का इस पे पूरी चीज़ों पे स्टैंड क्या होगा? इंडिया ने अभी तक वॉर में बिल्कुल बिलीव नहीं की है। इंडिया हमेशा से शांतिपूर्वक चीज़ों में बिलीव करती है। इस बार भी वो शांतिपूर्वक ही रहेगी, पर इस वॉर से जो डिस्ट्रक्शन आएगा, उससे ये भी होगा कि अब ईरान के अंदर से जितने इंडियंस हैं, उनको भी हटाना पड़ेगा। साथ ही साथ कि आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में यूएस डीप स्टेट की जो थ्योरी है उसको किस तरीके से लेकर आ रहे हैं। ये पहला ग्राफ नहीं है, अगर आप देखेंगे श्रीलंका से ये सब शुरू हुआ, वहाँ पे भी हम्बनटोटा पोर्ट के ऊपर पहले इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। प्रोटेस्ट होते-होते विक्रम सिंघे की सरकार गई, उसके बाद से एक इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुई, उसके बाद से अब जाके श्रीलंका के अपने प्रेसिडेंट बन चुके हैं। उसके बाद से आपने बांग्लादेश में भी सेम चीज़ की, वही प्रोटेस्ट, वही इंटरिम गवर्नमेंट, ऐसा हेड आता है जो हमेशा डोनाल्ड ट्रम्प के साथ अच्छे अलायंसेस में होता है। नेपाल में भी सेम चीज़ हो रही थी, और अब ईरान में भी सेम चीज़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। यहाँ पे ये भी मान सकते हैं कि कैसे खमीनी के जो ऑपोजिशन पार्टी के लोग हैं, वो यूएस के साथ मिले हुए हैं, ताकि उनकी हेल्प से वो अपनी एक पोजीशन पे पहुँच सके और पूरे ईरान को वो रूल कर सके। देखिए, ईरान के में जो खमीनी के रेजिमेन है, उसमें लोग खुश तो नहीं थे, लेकिन यूएस की जो रेजाइम आएगी, उसमें भी लोग खुश रहेंगे, इस बात का कोई भी दस्तावेज नहीं है। इस बात का हम कहीं से भी अप्रूवल नहीं दे सकते। तो ये बहुत ट्रिकी सिचुएशन है। प्लस ईरान जो इतने अनरेस्ट से ऑलरेडी गुजर रहा था, अब उसके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, तो फिर भी ये देखना और समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आगे क्या होगा। ग्लोबल पॉलिटिक्स और इम्पैक्ट्स के हिसाब से अगर देखें, तो उस पूरे एरिया के पोर्ट्स बंद हो जाएँगे, ट्रेड होना बंद हो जाएँगे, ऑयल प्राइसेस बढ़ जाएँगे, ईरान से जो भी चीज़ें एक्सपोर्ट होती थी वो बंद हो जाएगी। इंडिया जो सामान ईरान में एक्सपोर्ट करता था, उसमें दिक्कतें आएँगी। तो ये सब ट्रेड, व्यापार, इन सब पे और भी ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। ये वॉर कितने दिन चलेगी, इससे स्टॉक मार्केट भी अफेक्टेड होगा। तो अभी बहुत चीज़ें होने वाली हैं, हम आपको अपडेटेड रखेंगे एबीसी हिंदी के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते-जाते बेल आइकन ज़रूर हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच हमारी वीडियो देखने के लिए। मेरा नाम शिवी चित्रांशी है और आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज़। एबीसी हिंदी न्यूज। आज ही जुड़िए हर खबर के साथ